हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 में। दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा टॉपिक है ग्रीष्म निष्क्रियता। तो देखिए ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है कि गर्मी या अधिक तापमान के कारण कुछ जीव जो है कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। देखिए कोई भी जीव है, यदि जब तक शीत वाला मौसम है या ठंडा मौसम है वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं या अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है या अत्यधिक तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो तापमान में जैसे जैसे वृद्धि हो जाती है यानी गर्मी आने लगती है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि दक्षिण पूर्वी जो मरुस्थल है उनमें उपस्थित जो एंडोथर्मिक जीव होता है, जैसे भूगिलहरी। ये भूगिलहरी क्या करती है कि जैसे ही गर्म वातावरण पाती है या तापमान ज़्यादा पाती है ये निष्क्रिय होने लगती है, यानी इनके क्रियाकलापों में कमी आने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक जो जीव होते हैं, जैसे मेढक हो गया। गर्मियों में मेढक जो होता है वह ठंडे एवं छायादार स्थानों पर चले जाते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता के समय देखिए और क्या होता है कि जो श्वसन गति होती है, इसके अलावा गति, भोजन ग्रहण करने जैसी क्रियाएं जो होती है ये सभी के सभी क्या हो जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं। तो इन जीवों में जिनमें की ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है, इन जीवों में श्वसन गति एवं भोजन ग्रहण करने की क्षमता, या हम कह सकते हैं भोजन ग्रहण करने वाली जो क्रियाएं होती है ये धीरे धीरे क्रमशः क्या होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं। इस प्रकार से ग्रीष्म निष्क्रियता जो है पाई जाती है। तो मुख्य रूप से ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने लगता है और गर्मी आने लगती है, कोई भी जीव जो है वो निष्क्रिय अवस्था में आने लगते हैं, जिसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। चलिए ग्रीष्म निष्क्रियता के बाद है अब शीत निष्क्रियता। तो देखिए शीत निष्क्रियता जस्ट इसका अपोजिट है। अभी क्या था कि टेम्परेचर जब ज्यादा हो रहा था तब जीव निष्क्रिय हो रहे थे यानी गर्मी में, लेकिन यहां पे क्या होगा कि जैसे ही शीत ऋतु आएगी यानी ठंड मौसम जैसे ही आएगा तो कुछ जीव क्या होते हैं कि शीत ऋतु में तापक्रम कम होने के कारण, देखिए वहां पे तो तापमान की वृद्धि के कारण था, लेकिन यहां पे यदि तापमान कम हो रहा है अर्थात ठंडी बढ़ रही है, तो तापमान कम होने के कारण जो है कुछ जीव जो है निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, शीत निद्रा कहते हैं। और वहीं यह प्रक्रिया जो है शीत रुधिर वाले जंतुओं में पाई जाती है। तो किन्हें पाई जाती है, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतुओं में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है मेढक। मेढक में मुख्य रूप से शीत निष्क्रियता जो है पाई जाती है। अब यदि हम बात करें शीत निष्क्रियता की, तो देखिए शीत निष्क्रियता के समय क्या होता है कि शरीर की कुछ प्रकार्यात्मक प्रक्रियाएं होती है, जैसे शारीरिक तापक्रम का कम होना, इसके अलावा हृदय की जो स्पंदन दर होती है उसका कम हो जाना, या पाचन दर में कमी होना तथा इनका मंद हो जाना आदि प्रक्रियाएं होती है किसके अंतर्गत, शीत निष्क्रियता के समय। वहीं इसके कारण जीव जो है शीत ऋतु में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होता है, और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो जीव होता है वो शीत ऋतु में अपनी प्रक्रियाओं को सुरक्षित कर सकता है वो दूसरे स्थानों पर जा करके। तो इस प्रकार से चाहे वो ग्रीष्म निष्क्रियता हो या शीत निष्क्रियता हो, आपको अच्छे से याद करना है ताकि पेपर में आपसे अच्छे से बन सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा तीसरा है क्वेश्चन आज का, अनुहरण या मिमिक्री। तो देखिए मिमिक्री क्या होती है, बेसिकली जो मिमिक्री वर्ड है यह शब्द जो है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है जिसका नाम है मिमिकस या मिमिकोस भी कहते हैं इसको। तो इसकी उत्पत्ति जो है मिमिक्री शब्द की मिमिकस या मिमिकोस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नकल करना। क्या करना, नकल करना या कि समान रूप धारण करना। तो इसमें कोई भी जीव जो है दूसरे जीवों के समान जो है अपना रूप को या आकार को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से अनुहरण क्या होता है कि किसी भी जीव का नकल करना या समान रूप धारण करना। वहीं यदि हम अनुहरण शब्द की बात करें तो देखिए अनुहरण सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो है एक अंग्रेज प्रकृति वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हेनरी डब्ल्यू बेट्स। इन्होंने अनुहरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यदि हम अनुहरण की बात करें तो देखिए अनुहरण जो है यह किसी भी पर्टिकुलर जीव को दूसरे या अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं से उन सतही परंतु नजदीकी समानताओं को कहते हैं
जो उस जीव को छिपने, उसकी सुरक्षा एवं अन्य लाभों को सुनिश्चित करते हैं। और इस प्रकार से यह क्या करता है कि अनुहरण जो है किसी भी जीव को या तो प्राकृतिक शत्रु की नजर से बचाता है या तो उसे डरावना या नुकसानदेह दिखने में मदद करता है। देखिए, अनुहरण का शाब्दिक मतलब क्या होता है कि हूबहू नकल करना या समान रूप धारण करना। मान लीजिए कोई शिकारी जीव है, जैसे मान लीजिए वो शिकार करने आया शिकार का, तो कोई शिकारी जीव यदि आया और जिसका शिकार करने के लिए आया है, तो वो जिसका शिकार करने वाला है वो जंतु क्या करेगा कि अपने आप को उस शिकारी जंतु के जैसे ही क्या बना लेगा, कलरलेस बना लेगा, कलरफुल बना लेगा। तो जब वो शिकारी जंतु के जैसे ही अपने आप को कलरफुल बना लेगा, तो इससे क्या होता है कि जो जीव शिकार करने आया है वो भ्रमित हो जाता है, वो कलर जो है पहचान नहीं पाता है, और इस प्रकार से जो अनुहरण होता है उससे जीव जो है बच निकलता है। तो अनुहरण बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जीव के समान रूप धारण करना, या कोई भी पर्टिकुलर जीव जो है दूसरे जीवों के समान अपना रूप धारण कर लेता है, या उन्हीं के जैसा रंग जो है पृष्ठभूमि के समान या उन जीवों के समान रंग अपना बना लेता है, जिसके माध्यम से वह प्राकृतिक शत्रुओं से बच निकलता है। इसके बाद अगला है छद्मा वर्ण, या इसको कामोफ्लेज कहते हैं। तो छद्मा वर्ण क्या होता है? देखिए, एक ऐसी परिघटना जो जीवों या प्राणियों को अपने आसपास से समान वर्ण, चिन्ह या आकृति के कारण मिला जुला सा बनाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? छद्मा वर्ण कहलाती है। देखिए, कोई भी प्रक्रिया जो कि जीवों या प्राणियों को किसके कारण, अपने आसपास के वातावरण से किन लक्षणों के कारण, समान वर्ण, चिन्ह या आकृति के कारण जो है यदि मिला जुला सा बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? छद्मा वर्ण कहलाता है। तो छद्मा वर्ण के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या होता है? कोई भी प्राणी या जीव जो है अपने आसपास के पर्यावरण के समान ही, आसपास के वातावरण के समान ही अपने आप को ढाल लेता है। इस प्रकार से यदि हम इसका एग्जाम्पल समझें तो देखिए, जैसे पत्ती के आकार का जो ग्रास हापर या टिड्डा होता है, इसका जूलॉजिकल नेम या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है? एरेंसिया रेप्टिफोलिया। तो देखिए, ये जो ग्रास हापर होता है या टिड्डा होता है, आपने देखा होगा अधिकतर जो आप मक्का लगाते हैं, तो मक्के की जब खेती होती है उनमें बीच बीच में कभी कभी ऐसे टिड्डे जो हैं या ऐसे ग्रास हापर देखने को मिलते हैं, जो कि पत्ती के आकार के होते हैं, किसके? लीफ के आकार के होते हैं, और एकदम से ग्रीन कलर के रहते हैं, जिनको कि पहचानना मुश्किल होता है, और ये ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ में पत्तियां लगी हो, उसी के बीच का कोई भाग है, तो इनको पहचानना मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी यदि शिकारी जंतु आता है तो उनको पहचान नहीं पाता है, और इस प्रकार वह अपने आप की उनकी रक्षा हो जाती है। तो यदि पर्यावरण से मिलता जुलता अपने आप को यदि बना लेते हैं, ढाल लेते हैं, वह प्रक्रिया छद्मा वर्ण कहलाती है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा होगा कि पत्ती के आकार के ग्रास हापर या टिड्डा होता है, जो कि एकदम से मिलता जुलता पत्ती के समान ही कलरफुल, या हम कह सकते हैं वह हरे रंग का मुख्य रूप से होता है। देखिए, छद्मा वर्ण में क्या होता है? सभी प्रकार के प्राणियों हेतु लाभदायक प्रक्रिया है। छद्मा वर्ण में दोनों प्रकार के जीवों को लाभ होता है, चाहे वो शिकारी जीव हो चाहे वो शिकार हो, इन दोनों को ही लाभप्रद है, यानी ये प्रक्रिया इन दोनों के लिए लाभकारी होती है। यदि कोई शिकार है तो उसको शिकारी जीव जो है क्या करेगा? उसको ही पकड़ने में उसको सहूलियत होगी, और यदि कोई भी शिकारी है तो शिकारी भी जो है तो बच निकलेगा, क्योंकि उसका कलर भी वैसा कैसा है? वातावरण के समान है, तो कोई भी शिकार आएगा तो उसको पहचान नहीं पाएगा। इस प्रकार से वह अपनी रक्षा कर लेगा। तो छद्मा वर्ण क्या होता है कि ऐसी परिघटना जो जीवों या प्राणियों को अपने आसपास के पर्यावरण से मिलता जुलता सा बनाती है, वह प्रक्रिया छद्मा वर्ण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है छद्मा वर्ण और अनुहरण के मध्य अंतर। तो देखिए, छद्मा वर्ण और अनुहरण के मध्य अंतर है। पहला हमारे इधर है क्या? छद्मा वर्ण, और दूसरी साइड हमने क्या लिख रखा है? अनुहरण। तो देखिए, छद्मा वर्ण की यदि हम बात करें तो छद्मा वर्ण बेसिकली जो है यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपने रंग चारों तरफ उपस्थित पर्यावरण के अनुसार क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। यानी कोई भी जीव जो है अपने रंग को चारों तरफ का जो वातावरण या पर्यावरण है उसमें जो रंग उपस्थित है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी अपना रंग भी उन्हीं के समान बना लेते हैं। इसके बाद अनुहरण की यदि हम बात करें तो अनुहरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीव अपना स्वरूप जो है दूसरे जीव जैसा बना लेता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुहरण कहलाती है। दूसरा डिफरेंस है इनमें कि इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि जीव जो है वो दूर से ही दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो छद्मा वर्ण के प्रक्रिया के माध्यम से के थ्रू कोई भी जीव जो है वह दूर से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पृष्ठभूमि के जैसे ही हम कह सकते हैं वातावरण के जैसे ही वो अपने आप को
बना लेते हैं। और अनुहरण की यदि हम बात करें तो इस प्रक्रिया के कारण जीव की पहचान छिप जाती है, और इस प्रक्रिया के कारण जो है जीव अपनी पहचान जो है खो बैठता है, यानी पहचान जो है छिप जाती है, वो दूसरे जीवों से बच निकलता है। तीसरा डिफरेंस है इनमें कि यह प्रक्रिया जो है सभी प्रकार के जीवों, बेसिकली शिकार एवं शिकारी दोनों के लिए लाभप्रद है। यानी छद्मावरण की जो प्रक्रिया होती है यह सभी प्रकार के जीवों के लिए लाभप्रद है, चाहे वह शिकार हो चाहे वह शिकारी हो। वहीं यदि हम बात करें अनुहरण की, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुहरण प्रदर्शित करने वाले जीव में ही पाई जाती है। यानी यह प्रक्रिया केवल और केवल अनुहरण प्रदर्शित करने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं में पाई जाती है। अगला डिफरेंस है कि यह सामान्य प्रकार का अनुकूलन है। यह किस प्रकार का अनुकूलन है? सामान्य प्रकार का अनुकूलन है। और यह एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन है। जो अनुहरण होता है यह एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन होता है, और वहीं जो छद्मावरण होता है यह एक सामान्य प्रकार का अनुकूलन होता है। अब इसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रवासन। तो देखिए प्रवासन क्या होता है कि किसी भी समष्टि के जीव की, कोई भी समष्टि का जो जीव है या कोई भी कम्युनिटी जो है, कोई भी समष्टि या पॉपुलेशन का जो जीव है, अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी समष्टि के जीव की दो तरफा गति। दो तरफा गति का मतलब है चाहे वो समष्टि के बाहर जाए चाहे बाहर से वो अंदर आए। तो इस प्रकार से किसी भी समष्टि के जीवों की यदि दो तरफा गति होती है, यानी समष्टि से उसका बाहर जाना और समष्टि में वापस आना, यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रवासन कहलाती है। और प्रवासन मुख्यतया सुरक्षित आवास, भोजन की खोज आदि के लिए होता है। और इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आवास, भोजन इत्यादि की खोज में यह प्रवासन की क्रिया होती है। अब देखिए प्रवासन के प्रकार जो है कई प्रकार के होते हैं। पहला है दैनिक प्रवासन। दैनिक प्रवासन क्या होता है कि देखिए इनमें जो है जीव अपने भोजन की खोज के लिए एक स्थान से रोजाना जो है प्रवेश करता है। यानी कोई भी जीव जो है भोजन की खोज में अपने स्थान से रोजाना प्रवास करता है तथा सायंकाल जो है वह वापस आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है चिड़िया या पैंसा डोमेस्टिका। मुख्य रूप से यदि इनकी हम बात करें चिड़ियों की, तो इनमें दैनिक प्रवासन पाया जाता है, क्योंकि दैनिक यानी कि रोजाना ये जीव जो हैं या चिड़िया जो है ये भोजन की खोज में निकलती है या प्रवास करती है अपने समष्टि से, और सायंकाल यानी शाम के समय जो है वापस भी समष्टि में आ जाती है। तो इस प्रकार समष्टि से बाहर जाना और समष्टि के अंदर आना, यही तो है प्रवासन। तो दैनिक प्रवासन में क्या होता है? कोई भी जीव भोजन के लिए जो है अपने स्थान से रोजाना प्रवास करता है और सायंकाल यदि वापस आ जाता है। तो इस प्रकार की समष्टि जो है या इस प्रकार का प्रवासन जो है दैनिक प्रवासन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है चिड़िया। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे सामयिक प्रवासन। तो देखिए सामयिक प्रवासन में क्या होता है कि इस प्रकार का प्रवासन जो है समय समय पर उस दौरान होता है जब किसी आवास स्थल से जीवों की, या हम कह सकते हैं संख्या जो है उस स्थल की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है। मान लीजिए किसी स्थान पर यदि 100 व्यक्तियों की जगह है और वहां पर यदि 50 व्यक्ति और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो ऐसे में भोजन से लेकर के कई तरह की समस्याएं आन खड़ी हो जाएगी। और जब समस्या खड़ी हो जाएगी भोजन के लिए, तो भोजन की तलाश में ये जंतु अपने स्थान से प्रवास करेंगे। तो इस प्रकार का प्रवासन जो है सामयिक प्रवासन कहलाता है। क्या होता है इसमें कि कोई भी जीव जो है प्रवासन जो है समय समय पर उस दौरान होता है जब किसी आवास स्थल में जीवों की संख्या जो है उस स्थल की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है। उनकी संख्या लगातार बढ़ने से स्थल पर भोजन की संख्या भी कमी हो जाती है, जिनके कारण भोजन प्राप्ति है तो दूसरे आवास पर चले जाते हैं जीव। तो हमने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि सामयिक प्रवासन में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जीव जो है इस प्रकार के प्रवासन में, जैसे मान लीजिए जगह यहाँ पे 100 लोगों की है और यहाँ पे 50 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, यानी जितने की क्षमता धारण क्षमता है जगह की उससे कहीं और ज्यादा लोग आ गए, तो वो तो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भोजन की ऐसे में समस्या आ जाएगी और भोजन की समस्या को दूर करने के लिए ये अपने स्थान से प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार का प्रवासन जो है सामयिक प्रवासन कहलाता है। इसके बाद है एक आखिरी ऋतु प्रवासन। ऋतु प्रवासन क्या होता है? इस प्रकार का प्रवासन भोजन की तलाश तथा विपरीत पर्यावरणीय दशाओं से बचने के लिए होता है। और इस प्रकार का जो प्रवासन होता है वह मुख्य रूप से किसके अंतर्गत होता है? विपरीत पर्यावरणीय दशाओं से बचने के लिए होता है। मुख्य रूप से जो ऋतु प्रवासन होता है यह भोजन की तलाश तथा विपरीत पर्यावरण से बचने के लिए होता है। अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोसियर एवं जीरोसियर में अंतर बताना है आपको। तो देखिए एक साइड तो है क्या हमारा हाइड्रोसियर और दूसरी साइड हमारा क्या है? जीरोसियर। तो देखिए हाइड्रोसियर का मतलब क्या होता है कि यदि जल में कोई अनुहरण हो रहा है या अनुक्रमण होता है
तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम हाइड्रोशियर कहते हैं। हाइड्रो शब्द का मतलब ही होता है जल, यानी जल में होने वाले जो अनुक्रमण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोशियर कहते हैं। वहीं जीरोशियर का मतलब क्या होता है कि जो यदि मरुभूमि में होने वाला कोई अनुक्रमण है उसको हम क्या कहते हैं, जीरोशियर कहते हैं। तो पहला अंतर क्या है कि जल में होने वाले अनुक्रमण जो है हाइड्रोशियर कहलाते हैं, वहीं मरुभूमि में या सूखी भूमि में होने वाले जो अनुक्रमण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, जीरोशियर कहलाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि इसमें परिवर्तन जो है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, तीव्रता से होता है। कोई भी यदि हाइड्रोशियर है इसमें जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, अपेक्षाकृत तीव्रता से परिवर्तन होता है। इनमें अचानक तीव्रता से कोई परिवर्तन हो सकता है। वहीं जो जीरोशियर होता है इसमें परिवर्तन जो है वह अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। चलिए एक आखिरी डिफरेंस है इनमें कि इसमें जलीय पौधे बनते हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोशियर के अंतर्गत जलीय पौधे बनते हैं, वहीं जीरोशियर की यदि हम बात करें तो इसमें मरुस्थलीय पौधे बनते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।